नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपीपीसीएल टीजी2 बार्क एनपीसीआईएल सेल डीआरडीओ आदि परीक्षाओं की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, इन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि इस सीरीज में हमने प्रीवियस ईयर प्रश्नों को कवर किया है। ये आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों, हम आपको बता दें, इस सीरीज में हमने सभी टॉपिक को कवर किया है। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो कि छूट गया हो, सभी टॉपिक से हमने प्रश्नों को लिया है। चलिए शुरू करते हैं हम अपने प्रश्नों से, जो कि कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि क्या है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंह से मुंह वाली विधि। ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, अग्निध्वनि संकेत प्रणाली के भाग क्या हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियाँ, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि होते हैं। यहाँ पर हम पूरी जानकारी फिर से एक बार देखते हैं। जैसे कि अग्निध्वनि संकेत प्रणाली के अंतर्गत धुआं और ऊष्मा डिटेक्टर, घंटियाँ, डीकैम पैनल, अलार्म पैनल, बैटरी आदि आते हैं। इन्हें जब सप्लाई से जोड़ा जाता है तो ये विशिष्ट प्रकार की ध्वनियाँ करती हैं। इन्हें दाब बटन अथवा रिले द्वारा सप्लाई से जोड़ा जाता है, अर्थात क्षणिक प्रचालन प्रदान करने के लिए दाब बटन से तथा सतत यानी कंटिन्यूअस प्रचालन देने के लिए रिले से जोड़ा जाता है। ये पूरी जानकारी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि हेलोन सीटीसी प्रकार के अग्निशामक का डेड डैश को बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिजली से लगने वाली आग। ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम, बिजली के द्वारा लगने वाली आग को बुझाने के लिए सीटीसी यानी हेलोन प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। सीटीसी का पूरा नाम जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। इसे जिस यंत्र में भरकर आग बुझाई जाती है उस यंत्र को कार्बन टेट्राक्लोराइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इसमें CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमोक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन नामक द्रव को हवा के दबाव के साथ भरा जाता है। ये पूरी जानकारी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, डेड डैश से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली के झटके से त्वचा जल जाएगी। सही उत्तर, जो कि 200 मिली एम्पियर से अधिक विद्युत धारा वाले बिजली से झटके से त्वचा जल जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जब विद्युत धारा हमारे शरीर से होकर प्रवाहित होती है तो हमें झटका लगता है और इसका मान बहुत कम यानी कुछ मिली एम्पियर तक होने पर असर नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे ही विद्युत धारा का मान 200 मिली एम्पियर या इससे अधिक होगा तो हमारी त्वचा यानी स्किन जल जाएगी। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप भी अपना आंसर लगा सकते हैं कि इसका क्या आंसर है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, किसी परमाणु का द्रव्यमान डेड डैश माना गया है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का भार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, किसी परमाणु का द्रव्यमान एवं प्रोटॉन के भार के तुल्य होता है, जबकि परमाणु क्रमांक प्रोटॉन अथवा इलेक्ट्रॉन की संख्या के तुल्य रहता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। ये इस पर आवेश जो होता है शून्य होता है, यानी ये उदासीन होता है। आप इसे जरूर याद रखें। जैसे कि न्यूट्रॉन के बारे में कुछ जानकारी देखते हैं। यह कण नाभिक में उपस्थित होते हैं और किसी भी प्रकार की गति नहीं करते हैं। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है, अर्थात उदासीन। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि प्रोटॉन को अन्य प्रोटॉन के निकट लाए जाने पर क्या होगा।
सही उत्तर हो जाएगा आपका जो कि स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ये इसका राइट आंसर है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। जब दो प्रोटॉन के निकट लाए जाते हैं तो स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, क्योंकि कार्य प्रतिकर्षण बल के विपरीत किया गया है। जबकि एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन को समीप लाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है, क्योंकि कार्य उन दोनों के मध्य गुरुत्वीय बल से हुआ है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि वैद्युत उदासीन परमाणुओं के बारे में इनमें से कौन सा सत्य है। सही उत्तर आपका है जो कि इनमें प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं जो कि किसी तत्व का एक परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या और उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। विद्युत उदासीन परमाणुओं में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं यहाँ पर, द्रव में उत्पन्न स्थैतिक आवेश डैश डैश रहता है। सही उत्तर हो जाएगा द्रव के ऊपरी पृष्ठ पर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न में से किसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। सही उत्तर ऋणात्मक चार्ज बॉडी पर अधिकता होती है, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं, ऋणात्मक चार्ज बॉडी में इलेक्ट्रॉन की बहुलता होती है। यही इलेक्ट्रॉन परमाणु में बाह्य कक्षा में चक्कर लगाते हैं। यह सबसे कम ऊर्जा से नाभिक में बंधे होते हैं, जिससे उन्हें आसानी से मुक्त किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन बहुलता होने से धारा का चालन अधिक होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुनिया के कई प्रकार हैं, गुनिया में से कौन सा काम नहीं किया जा सकता। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं कर सकते हैं, जबकि कार्यखंड के पृष्ठों की समांतरता की जांच कर सकते हैं, रेतित की वक्रता की जांच करते हैं और कार्यखंड के सिरों के 90 डिग्री पर रेखाएं अंकित करना, ये भी कार्य करते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, ये कार्य हम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर से पूरी जानकारी फिर से देखते हैं। गुनिया कई प्रकार के हैं। गुनिया की पृष्ठ की सपाटता की जांच नहीं किया जा सकता। गुनिया विद्युत कार्य के लिए 15 सेंटीमीटर ब्लेड वाला गुनिया उपयुक्त होता है। इसका उपयोग वैद्युतिक वाफ्टिंग आदि में समकोण की परख करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, एक धातु पर दूसरी धातु के निक्षेपण की प्रक्रिया किस रूप में जाना जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि विद्युत लेपन, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, लवणों के घोलों में डीसी प्रवाहित करने पर धातुओं के उनके लवणों से पृथक किया जाता है। लवण से पृथक की गई धातु को किसी अन्य धातु पर पतली परतों में चढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया को वैद्युत लेपन कहा जाता है। ये जानकारी आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, गीजर में भीतरी कंटेनर व बाहरी केसिंग के बीच में ग्लास वूल क्यों लगाया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऊष्मा हानि घटाने के लिए, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित कारणों में से किसी एक के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ का सोल्ड करना अनिवार्य है, उसका कारण को पहचानें। सही उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पर जो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी, वातावरण में परिवर्तन और कंपन के कारण, ये इसका सही उत्तर है। एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि वातावरण में परिवर्तन व कंपन के कारण जोड़ों के ढीलेपन से बचने के लिए ब्रिटानिया जोड़ को सोल्ड करना अनिवार्य होता है। चलिए अगला प्रश्न, 2 पिन सॉकेट और पिन का तब उपयोग किया जा सकता है जब एसेसरीज में हो। क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका दोहरी इंसुलेटेड हो, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रतिरोध में रंगों के बैंड का क्रम ब्राउन, काला, हरा और सुनहरा है, प्रतिरोध का मान कितना होगा। सुनहरा के लिए आप सभी लोग जानते हैं जो कि ±5% होता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर आपके लिए ब्राउन का 1 होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्राउन का 1,
दूसरा स्टेप आपका काला है जो कि 0 रखेंगे। तीसरा स्टेप आपका 10 की घाते हरा के लिए 5 रखेंगे। यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, ये सुनहरा के लिए प्लस माइनस 5 रखेंगे, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे तो आपका यहाँ पर जो देख सकते हैं इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि हम आपको बता देते हैं इसे। जैसे कि 10 आ गया, 10 आने के बाद यहाँ पर जो कि यहाँ पर यानी आपका पूरा 1 मेगा ओम प्लस माइनस 5%, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 1 0 ये मिलाएंगे, 5 ये 6 आपका मेगा होता है, जो कि आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, अगला हमारा दिया गया प्रतिरोध के वर्ड कोड यानी कलर कोड के अनुसार चांदी के लिए सहनशीलता का मान क्या है? 10% होता है, ये इसका सही उत्तर है। सोना के लिए 5%, कोई कलर नहीं है तो 20%, यही ज़्यादा पूछे जाते हैं तीनों मान। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित कार्बन कोटेड प्रतिरोधकों में से किसका मान 20% सहनशीलता के साथ 10 किलो ओम है? सही उत्तर हम आपको बता देते हैं, जो कि सिंपल सा है, इसको आपको जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर जो कि देख सकते हैं आप सहनशीलता 20% के बारे में हम आपको बता दें, जो कि इसमें कोई कलर 20% का मतलब कोई कलर नहीं, कोई कलर इसमें किस में दिख रहा है आपको देखना है, कोई सहायता बैंड नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही आपका सही उत्तर होगा। 1 का तो भूरा होता है, 0 का काला होता है, यहाँ पर देख सकते हैं किलो का मतलब 3 होता है, तो 3 का नारंगी होगा, यहाँ पर यही आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 1.5 ओम प्रतिरोधकों की वर्ड बैंड डैश होगी, सही उत्तर। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, 1 का वही भूरा होता है, यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता दें, 1 का भूरा होता है, जो 5 है आपका ये इसका हरा होता है, 5 का हरा होता है। यहाँ पर भूरा और हरा इसमें दोनों में दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको बताना है, जैसे कि यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण दिया है ना। यहाँ पर आपको वर्ड की बैंड बताना है, जैसे कि यहाँ पर आपका दिया गया है 0, यानी आपका यहाँ पर स्वर्णिम ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो कि इस प्रकार सॉल्व किया गया है, आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि आपको बताना है यहाँ पर 10% सहायता के साथ 47 ओम प्रतिरोध के लिए रंगीन बैंड क्या है? 4 का क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, जो कि 4 का पीला होता है, 7 का बैगनी होता है। यहाँ पर पीला और बैगनी सभी में दिया गया, आपका डी नंबर कट गया। इस प्रकार सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद 2 यानी लाल का कितना होता है? 2 होता है। यहाँ पर 2 0 हैं, तो यानी 2 0 कब आएंगी? यानी 10 की घाते जब 2 लिखेंगे तभी आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, जो कि 10% सहायता के लिए 10% चांदी का होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। बाकी ये तो हमने आपको बता दिया, आप इसे जरूर देख लें। अगला प्रश्न, मेगा ओम के प्रतिरोध का मान को डैश के रूप में चिन्हित किया जाता है। जो अभी हमने आपको बताया है वही है, जो कि ऑप्शन नंबर ए 1 मेगा ओम ये इसका सही उत्तर है, जो कि इसे आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों हमने सभी टॉपिक को कवर किया है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो कि छूटा हो। चलिए एक तरह से ये आपका मॉक टेस्ट की तरह कार्य करेगा। अगर आप इसे देखते हैं तो लगभग आपका 50 से 60 मिनट के बीच में, यानी 1 घंटे तक में आपका पूरा मॉक टेस्ट 150 प्रश्नों का हो जाता है। इसलिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, ताकि आपके यहीं से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। निम्न में से किसमें लगी आग में जल का प्रयोग एक अग्निशामक के रूप में नहीं किया जाना चाहिए? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर जल में लगी आग को बुझाने के लिए इसमें हम तेल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, अर्धचालकों में ऊर्जा गैप अंतर क्या है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि अर्धचालकों में ऊर्जा गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तथा कुचालकों में ऊर्जा गैप जो होता है
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है तथा चालकों में ऊर्जा गैप शून्य होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु है। सही उत्तर है एल्युमिनियम है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, बस बार में प्रयोग की जाने वाली धातु एल्युमिनियम का बनाया जाता है। बस बार एल्युमिनियम का खोखले तार का बनाया जाता है। एल्युमिनियम तन्य आघातवर्त एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। इसमें वातावरण के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए टिन लेपित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, निम्न में से सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है। सही उत्तर आपका है जो कि इसमें है आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं पूरी जानकारी। जो कि ग्रेफाइट सर्वोत्तम सुचालक पदार्थ है। यह एक खनिज पदार्थ है जो पारदर्शक, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला अचालक पदार्थ है। इसका उपयोग वैद्युतिक ऊष्मक उपकरणों के हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक डैश पर निर्भर करती है। सही उत्तर आपका है जो कि प्रच्छेदी क्षेत्रफल, ऑप्शन नंबर सी ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लेते हैं, किसी केबल की धारा वहन क्षमता उसके चालक के प्रच्छेदी क्षेत्रफल पर निर्भर करती है और इसके साथ साथ अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है। धातु की किस्म, अचालक की किस्म, केबल स्थापन विधि तथा परिपथों में फेजों की संख्या आदि पर निर्भर करती हैं। ये आप जरूर याद रखें। अगला प्रश्न आपका दिया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, आपका ये सवाल है छोटा सा जो कि आपको सॉल्व करना चाहिए। 50 माइक्रोफैरेड धारिता के एक संधारित्र को 200 वोल्ट के विभव में ऊर्जा तक चार्ज किया जाता है। संधारित्र की संचयित ऊर्जा क्या होगी। ऊर्जा बराबर फार्मूला आपका होता है E बराबर 1/2 जो कि CV² होता है। यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ पर 1/2 C का मान कितना दिया गया है 50, यहाँ पर 50 रखेंगे V² यानी 200 का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर 200 दो बार लिखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आपका माइक्रो भी दिया गया है, ये माइक्रो का भी ध्यान देना। गुणे में माइक्रो 10⁻⁻⁶ ये भी लिख लेना है। तो यहाँ पर 2 2 4 1 5 5 जीरो काटेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 5 जीरो काटेंगे 10⁻⁻1 बचेगा, यानी आपका यहाँ पर 5 दूनी 10 10 दूनी 20, यानी आपका 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1 जूल जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ से आप फिर से देख सकते हैं। अगला, यदि एक कैपेसिटर को 484 न्यूटन के रूप में चिन्हित किया गया है तो इसका मूल्य क्या होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर हम देख सकते हैं जो कि 2 मिलीफैरेड के 4 कैपेसिटर श्रेणी में लगे हुए हैं, समतुल्य धारिता क्या होगी। ये इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि 4 कैपेसिटर लगे हैं जो कि इसका समांतर में जो होता है, यानी समांतर में जो होता है यहाँ पर आप जोड़ सकते हैं जो कि यहाँ पर किसमें 2 मिलीफैरेड के 4 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज के लिए यहाँ पर हम आपको बता दें, सीरीज में फार्मूला होता है कैपेसिटर का जो कि 1/CT बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस प्रकार सॉल्व करेंगे, पूरा मान रख के 2 रख के यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं इस प्रकार सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपका 0.5 यानी ऑप्शन नंबर बी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यदि 2 संधारित्र C1 और C2 श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं तो समतुल्य धारिता डैश है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो कि ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न दिया गया है, जैसे कि 2 प्रतिरोध R1 और R2 विद्युत स्रोत से समांतर में जुड़े हैं। R1 का मान R2 से 4 गुना है तो R1 में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी R2 की 1/4 होगी, ये इसका सही उत्तर है जो कि इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप।
अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि दिश धारा के मामले में आपको बताना है क्या सही है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, इसमें दिश धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होगी, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर फिर से आपको बताते हैं, दिश धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। धारा की दिशा समय के साथ नहीं बदलती है तथा धारा दोनों दिशाओं में प्रवाहित नहीं होती है। दिश धारा के परिमाण सदैव स्थिर रहता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, दो तार जिनका प्रतिरोध R है उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसी यौगिक के में एक R/2 प्रतिरोध की तार श्रेणी में जोड़ दी गई है तो कुल प्रतिरोध का मान ओम में क्या होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन के माध्यम से यहाँ से आपको सॉल्व करा देते हैं। जैसे कि दो तार जिनका प्रतिरोध R है और उन्हें समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इसी यौगिक में एक R/2 प्रतिरोध को तार के श्रेणी क्रम में जोड़ दी गई है। कुल प्रतिरोध का मान R ओम होगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार इसे सॉल्व किया गया है जो कि समांतर में है। समांतर में इस प्रकार सॉल्व करते हैं, फिर श्रेणी में जो कि इस प्रकार सॉल्व कर लेंगे जो कि आपका R आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये इस तरह के सवाल आपकी यूपीपीसीएल TG2 के एग्ज़ाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है और इसी प्रकार के सवाल आपके यूपीपीसीएल TG2 में पूछे जाते हैं। ये भारत के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस सीरीज़ से लगातार जुड़े रहेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अगर दोस्तों आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखा है तो सारी वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहीं पर क्लियर हो जाए और पूरे प्रश्न आप ज़रूर कर लें। और इस वीडियो के PDF आप पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से भी, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका नाम है KK एग्ज़ाम फाइट PDF चैनल। इतना सर्च करेंगे आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगी। अगला प्रश्न, जब एक AC विद्युत धारा एक प्रतिक्रियाशील लोड पर लागू की जाती है तो वोल्टेज क्या होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, AC आपूर्ति में यदि लोड डैश है तो धारा और वोल्टेज के एक ही फेज में होगा। सही उत्तर आपका है जो कि शुद्ध ओमिक प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, AC आपूर्ति में यदि लोड शुद्ध ओमिक प्रतिरोध है तो धारा और वोल्टेज एक ही फेज में है, अतः उन्हें कालांतर शून्य होता है। ये आप जरूर याद रखें। प्रेरक यानी इंडक्टर और संघनित यानी कैपेसिटर किससे अचानक परिवर्तन की अनुमति नहीं देते हैं। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर डी, विद्युत धारा और वोल्टेज, ये इसका सही उत्तर है। इंडक्टर में विद्युत धारा और कैपेसिटर में वोल्टेज में अचानक परिवर्तन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इस स्थिति में इनको जलने की संभावना रहती है। आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न, यदि परिपथ में केवल एक प्रेरक अथवा संधारित्र हो तो धारा वोल्टता के बीच कला अंतर क्या होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि 5/2, ये इसका सही उत्तर है जो कि इस प्रकार आप जान सकते हैं। अगला प्रश्न, एक RL श्रेणी परिपथ में R बराबर 10 ओम और L बराबर 0.1 हेनरी है तो इस परिपथ में कालांतर यानी टाइम कांस्टेंट होगा। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहले हम इसे सॉल्व करेंगे जो कि टाउ बराबर होता है L/H। यहाँ पर पूरा मान रखेंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, L का मान जो है आपका दिया गया है 0.1। यहाँ पर H का मान यानी आपका यानी R का मान आपका दिया गया है 10। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा जो कि 10 मिली सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। ये देख सकते हैं आप इस प्रकार। चलिए अगला प्रश्न, एक RL श्रेणी परिपथ का समय स्थिरांक डैश द्वारा दिया जाता है। सही उत्तर आपका है जो कि ऑप्शन नंबर बी, L/R, ये इसका राइट आंसर है जो कि इस फार्मूले से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि E बराबर आपका यानी E वोल्ट को प्रदर्शित करता है। EMF और R ओम आंतरिक प्रतिरोध वाले N सेलों को यदि समांतर में जोड़ा जाए तब करंट की सामर्थ्य होगी, जहाँ की R बराबर लोड प्रति बाह्य करंट है।
इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी, E/R+R/N, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न, कारों में निम्नलिखित एम्पियर घंटा क्षमता की बैटरियों का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, जो कि 30 से 60 AH यानी एम्पियर आवर, ये इसका सही उत्तर होगा। चलिए हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, बैटरी की कैपेसिटी दो प्रकार से ज्ञात की जाती है, जो कि एम्पियर आवर में, जो कि वाट आवर में। एम्पियर आवर की जो कैपेसिटी होती है वो 85 से 95% होती है। वाट आवर की कैपेसिटी 70 से 80% तक होती है। आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, निम्नलिखित प्रयोजनों में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है वोल्टेज आउटपुट बढ़ाने के लिए, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है धारा आउटपुट को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न, सौर सेलों में निम्नलिखित में से किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। सही उत्तर सिलिकॉन का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसे कि सौर सेलों में सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश का अवशोषण करके विद्युत को उपजाते हैं। सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, सौर सेलों की अपेक्षित दक्षता निम्नलिखित के बीच होती है। सही उत्तर हमारा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 25 से लेकर 35%, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि इस प्रकार का दिया गया है, ANSI प्रणाली में फ्यूज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक दिया गया है आपका। सही उत्तर, जो कि फ्यूज का प्रतीक यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, ये इसे आप जरूर याद रखें। जो कि हमने आपको बता दिया है, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो नियत मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ को तोड़ देती है। सामान्यतः फ्यूज की रेटिंग एम्पियर में होती है, ज्ञात की जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, NEC के अनुसार चित्र में दिखाया गया प्रतीक क्या दर्शाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि ओवरहेड लाइन, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दिए गए आरेख से संबंधित चित्र लेख की पहचान करना है आपको। ये चित्र में क्या बना हुआ है आपको बताना है। जैसे कि इसका सर्किट ब्रेकर है, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, BIS के अनुसार इस प्रतीक सिंबल को पहचानना है आपको। ये किसका सिंबल है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसोलेटर का सिंबल है, ये इसका सही उत्तर है। और यह स्वतः ऑपरेट नहीं होता है, जो कि यहाँ पर आप ये जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि दी गई आकृति में प्रदर्शित प्रतीक दर्शाता है। ये प्रतीक किसका है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर मोटर का प्रतीक दिया गया है, ये इसे जरूर याद रखें। अगला है, किसी प्रेरण मोटर यानी इंडक्शन मोटर की स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए किस स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर, जो कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, किसी इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज को कम करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। इंडक्शन मोटर स्टार्टिंग समय अत्यधिक धारा लेती है, जिससे लाइन धारा वोल्टेज में अत्यधिक गिरावट आता है। इस वोल्टेज को ड्रॉप को कम करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर मोटर को पहले स्टार में प्रचलित किया जाता है, जिससे प्रत्येक वाइंडिंग को लोड वोल्टेज बटे √3 यानी लाइन वोल्टेज बटे √3 प्राप्त होता है। और इस प्रकार प्रारंभ में मोटर को कम वोल्टेज प्रचलित किया जाता है, जिससे कि स्टार्टिंग विद्युत धारा का मान कम हो जाता है। और आपका जब मोटर पूर्ण गति प्राप्त कर लेता है तो उसे डेल्टा में संयोजित कर दिया जाता है, फिर आपकी मोटर फुल गति पर चलने लगती है। अगला है, 230 वोल्ट AC और 5 एम्पियर धारा और 30 डिग्री के लैग करने वाली एक प्रणाली के लिए प्रघाती शक्ति ज्ञात करना है आपको।
जैसे कि यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। जैसे कि चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। जो कि वोल्टेज आपका 230 दिया गया है और आपकी धारा दी गई है 5 एम्पियर, 30 डिग्री कोण का मान दिया गया है। फार्मूला आपका होता है, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, जो कि क्यू बराबर वी आई साइन थीटा। वोल्टेज आपका दिया गया है 230, धारा का मान 5 एम्पियर और साइन थीटा यानी 30 डिग्री मान रखेंगे। साइन 30 का मान 1/2 होता है। सॉल्व करेंगे आपका 575 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। सॉरी दोस्तों, ये इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, लाइन वोल्टेज लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, किन्हीं दो फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइन वोल्टेज का अर्थ किन्हीं दो फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज से है, जो कि स्टार इस प्रकार का होता है। इसे आप देख सकते हैं डेल्टा इस प्रकार का सिंबल इसका यानी इसका डायग्राम इस प्रकार बनता है। जो कि यहाँ पर हम आपको बता दें, जो कि यहाँ पर स्टार में देख सकते हैं लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है, √3 गुना होती है, जो कि डेल्टा में लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होती है। ये आप इसे जरूर याद रखें, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न, किसी एसी जनित्र तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी, एसी जनरेटर में स्लिप रिंग होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। जैसे कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक एसी जनरेटर में स्लिप रिंग तथा जबकि डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होते हैं। यह जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आप इसे जरूर याद रखें। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि विद्युत इंडक्शन के फैराडे का नियम सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियमों के सिद्धांत पर काम करते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी चालक अथवा परिपथ के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस प्रेरित ईएमएफ का परिमाण फ्लक्स मात्रा की परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है। आप इसे जरूर याद रखें। जैसा कि यहाँ पर फैराडे के नियम के बारे में जानकारी देखते हैं, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होता है, तो इस विद्युत वाहक बल गतिमान प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। फार्मूला होता है आपका BLV साइन थीटा। आप इसे जरूर याद रखें। अब फैराडे का दूसरा नियम देख लेते हैं, जो कि यदि कोई चालक किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हो तो स्थिर अवस्था में ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में बाधा डालता है। यह परिवर्तन की दर वाहक बल के समानुपाती होता है। फार्मूला भी आप देख सकते हैं, इसे आप जरूर याद रखें। अगला है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के सिद्धांत का उपयोग डैश डैश में होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी जनरेटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर फिर से आपको बताते हैं, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के सिद्धांत का उपयोग जनरेटर में होता है, अर्थात यह फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। आप इसे जरूर याद रखें। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को क्या कहते हैं जिसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा, कंडक्टर कहते हैं, ये इसका सही उत्तर है। जो कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित उस तार को कंडक्टर कहते हैं जिससे विद्युत वाहक बल प्रेरित होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, किस प्रकार की वायरिंग अत्यधिक टिकाऊ होती है, यांत्रिक क्षति से कम प्रभावित होती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जो कि कंड्यूट वायरिंग, ये इसका सही उत्तर है। यह अधिक टिकाऊ होती है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, जो कि इसकी पूरी व्याख्या। जैसे कि कंड्यूट वायरिंग अत्यधिक टिकाऊ होती है और यांत्रिक क्षति से भी कम प्रभावित होती है। इस प्रणाली में संस्थान के केबलों को वाहक नली के अंदर ले जाया जाता है, जिसके कारण तार स्थापन की यह प्रणाली यांत्रिक क्षति व नमी के प्रभाव से मुक्त होती है।
और नली तार स्थापन प्रणाली निम्न दो प्रकार की होती है, जो कि खुली या स्तरीय वाहक नली प्रारूपी और छुपी वाहक नली प्रारूपी। आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार दिया गया है। पहले तो आपको पढ़ना है। विद्युत वायरिंग के लिए भारतीय मानक के अनुसार क्लिट वायरिंग सिस्टम में क्लिट वायरिंग के क्रमानुगत दो क्लिट्स के बीच अनुशंसित अधिकतम दूरी क्या है। चलिए इसे हम आपको बताते हैं। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि यहाँ पर पहले ऑप्शन आपको दिखा देते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इसका 60 सेंटीमीटर, ये इसका सही उत्तर है। चलिए एक बार फिर से आपको बता देते हैं। विद्युत वायरिंग के लिए भारतीय मानक के अनुसार क्लिट वायरिंग सिस्टम में क्रमानुगत दो क्लिट्स के बीच की अनुशंसित अधिकतम दूरी 60 सेंटीमीटर होती है। जैसे कि कुछ अधिक जानकारी दी गई है पॉइंटों के माध्यम से, इसे भी हम देख लेते हैं। क्लिट की परस्पर दूरी 30 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा किसी भी स्थिति में यह 60 सेंटीमीटर से दूरी पर नहीं होनी चाहिए। अगला है, इस तार स्थापन में पीवीसी या वीआईआर प्रकार की केबल उपयोग में लाई जाती है। तार स्थापन की यह प्रणाली सबसे सरल व सस्ती होती है और इसमें केबलों को आसानी से लगाया या निकाला जा सकता है, ये आप जरूर ध्यान रखें। कंड्यूट एल्बो समानता कहाँ लगाई जाती है। सही उत्तर आपका है, जो कि यहाँ पर तीखे मोड़ों पर, ये इसका राइट आंसर है। जैसा कि कंड्यूट एल्बो समानता तीखों मोड़ों पर लगाई जाती है, इस बैंड के स्थान पर प्रयोग करते हैं, लेकिन कोण अधिक गोल होती है। इससे तारों को खींचने में आसानी रहती है तथा तारों का इंसुलेशन भी खराब नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है। विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर डैश डैश का होना चाहिए। सही उत्तर, जो कि तांबे का होना चाहिए, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि देख लेते हैं, विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर तांबा का होना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता कम होती है तथा चालकता उच्च होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अगला आपका दिया गया, जो कि इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि एक 800 किलो वोल्ट एम्पियर 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर 50 हर्ट्ज तक संचालित होता है, तो इसका केवीए यानी किलो वोल्ट एम्पियर रेटिंग क्या होगा। चलिए इसे देखते हैं, जो कि इस प्रकार दिया गया है। यहाँ पर पहले इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, केवीए 2/केवीए 1 यहाँ पर देख सकते हैं। इसे इसके समानुपाती होता है। यहाँ पर मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका यहाँ पर 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आप इसे जरूर देख लें और इसे सॉल्व जरूर करें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार का है, जो कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग की इकाई क्या होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए केवीए, ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में करंट के प्रवाह के कारण कॉपर लॉस होता है, जबकि वोल्टेज के प्रवाह के कारण कोर हानियाँ होती हैं। इसलिए ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती हैं। आप इसे जरूर याद रखें। अगला है, ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स, ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, जो कि ट्रांसफार्मर की क्रिया के लिए प्रतिक्रिया चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर क्रिया, जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में बिना किसी संयोजन अथवा स्पर्श के ही विद्युत ऊर्जा प्राइमरी से सेकेंडरी में स्थानांतरित हो जाती है, यह क्रिया ट्रांसफार्मर क्रिया कहलाती है। अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ये आप तो सभी को पता होना चाहिए, जो कि एक बार फिर से आपको बताते हैं। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसके अनुसार जब ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में ऐसी सप्लाई दी जाती है, 30 वाइंडिंग के चारों ओर प्रत्यावर्ती स्वभाव वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी चुंबकीय क्षेत्र के कारण सेकेंडरी वाइंडिंग में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और जबकि दोनों वाइंडिंग के मध्य किसी भी प्रकार का वैद्युतिक संबंध नहीं होता है। जब ट्रांसफार्मर में स्वयं ईएमएफ पैदा होता है, तो सेल्फ इंडक्शन के कारण होता है। आप इसे जरूर याद रखें। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, जो कि इस प्रकार का है। बैक ईएमएफ विरोध करता है, किसका विरोध करता है, यहाँ पर आपको बताना चाहिए। जैसे कि इसका आरोपित ईएमएफ का विरोध करता है, ये इसका सही उत्तर है।
जब डीसी मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है तो चालक चुंबकीय बल रेखाओं को काटते हैं। फैराडे के नियमानुसार उसमें ईएमएफ उत्पन्न हो जाता है। यह बैक ईएमएफ कहलाता है। लेंज के नियमानुसार उत्पन्न ईएमएफ की दिशा आरोपित वोल्टेज के विपरीत होती है। मोटर को दी गई वोल्टेज को आर्मेचर में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप व बैक ईएमएफ को पूरा करना पड़ता है। आप इसे जरूर याद रखें। अगला हमारा दिया गया है जो कि डीसी मोटर के चालकों को घूमने की दिशा निर्धारित की जाती है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये इसका सही उत्तर है। जो कि डीसी मोटर के चालकों की घूमने की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्य अंगुली धारा या ईएमएफ की दिशा में हो तो अंगूठा चालक के घूमने की दिशा को बताएगा। आप इसे जरूर याद रखें। इनमें से क्या डीसी मोटर के आउटपुट हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बला घूर्ण एवं गति। ये इसका सही उत्तर है। जो कि आप इस प्रकार देख सकते हैं, डीसी मोटर के आउटपुट बला घूर्ण एवं गति होती है, जो कि n प्रोपोर्शनल 1/5 मोटर की गति फ्लक्स के विलोमानुपाती होती है। बैक ईएमएफ आर्मेचर की गति पर निर्भर करती है, अतः जब n की मात्रा अधिक होगी तो बैक ईएमएफ अधिक होगा, जिस कारण आर्मेचर धारा कम हो जाती है। यदि मोटर की गति घटती है तो आर्मेचर की धारा बढ़ जाती है, साथ ही टार्क भी बढ़ जाता है। इस प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं आप। अगला हमारा दिया गया है जो कि इस प्रकार का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। जैसा कि यहाँ पर आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका कथन गलत है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर डी, सिंगल फेज सेल्फ स्टार्ट मोटर होती है। ये आपका सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है, यही आपका गलत होता है। जो कि बाकी आपके सारे ऑप्शन सही हैं, आप इसे जरूर पढ़ लें। अगला प्रश्न, यहाँ पर पूरी व्याख्या के माध्यम से आपके सारे क्वेश्चनों को, मान लो सारे ऑप्शनों को यहीं पर एक बार क्लियर कर देते हैं। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सिंगल फेज एक प्रेरण प्रकार की मोटर है जो स्वतः प्रेरित नहीं होती, यानी स्वयं स्टार्ट नहीं होती है। साथ ही जब मोटर निर्धारित रेटेड गति के 3/4 तक पहुंचता है तब स्विच के मैग्नीज्म स्टार्टर वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच घटने के साथ अत्यधिक ऊर्जा हानि भी होती है। आप इसे जरूर याद रखें। अगला है, समान बलाघूर्ण विकसित करने के लिए एक फेजी मोटर का पीएफ 3 फेजी मोटर की तुलना में होगा। सही उत्तर आपका है जो कि कम होगा। ये इसका सही उत्तर है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, समान बलाघूर्ण विकसित करने के लिए सिंगल फेज मोटर का पावर मोटर 3 फेज मोटर की तुलना में कम होता है। ज्ञात रहे, सिंगल फेज प्रेरण मोटर स्वतः प्रेरित नहीं होती है, जबकि 3 फेज प्रेरण मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण यह स्वतः प्रेरित प्रकार की होती है। आप इसे जरूर याद रखें। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर निम्न के कारण होता है। सही उत्तर, जो कि बड़े चुंबकीय प्रवाह। ये इसका सही उत्तर है। चलिए, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के चुंबकीय धारा का मान अधिक होने के कारण इसका शक्ति गुणक निम्न होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगल फेज द्वारा जनित चुंबकीय फ्लक्स घूर्णी प्रवृत्ति का नहीं होता है या पल्सेटिंग प्रकार का होता है, जिसे घूर्णी बनाने के लिए फेस लिफ्ट करते हैं। आप इसे ध्यान रखें। निम्न में से क्या एक इंडक्शन प्रकार की सिंगल फेज ऊर्जा मीटर का हिस्सा नहीं है। सही उत्तर आपका है जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, वार्म गियर वाला स्पंडली। ये इसका सही उत्तर है। चलिए देखते हैं यहाँ पर पूरी जानकारी। एक प्रेरण प्रकार का सिंगल फेज ऊर्जा मीटर जो कि एक एकीकृत ऊर्जा स्रोत है। इसमें एल्युमिनियम रोटर डिस्क, स्टेटर, ब्रेकर मैग्नेट तथा डिस्प्ले डायल प्रमुख अंग हैं। जहां एल्युमिनियम रोटर डिस्क को प्रयोग करने का कारण डिस्क का अन्य धातु से हल्का होना है, जबकि ब्रेकर मैग्नेट का कार्य डिस्क प्रेरित को बढ़ाने या कम करने के लिए, जबकि डिस्प्ले डायल का प्रयोग डिस्प्ले के रूप में होता है। आप इसे जरूर याद रखें। अगला है,
सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सहायक घुमावों को उपयोग करने का क्या उद्देश्य है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि प्रारंभिक बलागुड़ को विकसित करना, ये इसका सही उत्तर है। जो कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के सहायक घुमावों का उपयोग करने का उद्देश्य प्रारंभिक बलागुड़ को विकसित करना होता है। दूसरी वाइंडिंग को स्टार्टिंग या एक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं। इस वाइंडिंग की सहायता से ही सेल्फ स्टार्टिंग बनती है। अगला हमारा दिया गया है जो कि इस प्रकार का है। इस डेड डैश उपकरण में विचलन आघूर्ण आपूर्ति पर निर्भर करती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए प्रेरकी प्रकार के, ये इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न। वह युक्ति जो भौतिक राशि को विद्युतीय राशि में परिवर्तित करती है कहलाती है। सही उत्तर जो कि ट्रांसड्यूसर कहलाती है, ये इसका सही उत्तर है। वह युक्ति जो भौतिक राशि को विद्युतीय राशि में परिवर्तित करती है ट्रांसड्यूसर कहलाती है। वैद्युत मापन की दृष्टि से ट्रांसड्यूसर वह युक्ति है जो किसी भी मापी जाने वाली भौतिक राशि की वैद्युतिक सिग्नल के रूप में रूपांतरित करती है। मापन पद्धति में ट्रांसड्यूसर को पिकअप कहा जाता है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला है, एक प्रेरकी वाट मीटर मापता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल सत्य शक्ति को मापता है, ये इसका सही उत्तर है। एक प्रेरकी वाट मीटर केवल सत्य शक्ति को मापता है। प्रेरकी वाट मीटर केवल एसी परिपथ पर भी कार्य करते हैं। अगला है, विभव मापी एक डेड डैश यंत्र है। सही उत्तर आपका है चूँकि तुल्यात्मक, ये इसका सही उत्तर है। अगला हमारा दिया गया है जो कि इस प्रकार का है, जैसे कि एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में डेड डैश होते हैं। सही उत्तर जो कि 3 लेयर और 2 जंक्शन होते हैं, ये इसका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वोल्टता नियंत्रित युक्ति नहीं है, आपको बताना है इसमें। सही उत्तर जो कि बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक धारा नियंत्रित युक्ति है। इसमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स तथा होल्स दोनों के कारण होता है। वही मॉसफेट एवं जेएफईटी यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक वोल्टता नियंत्रक युक्ति है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। ट्रांजिस्टर का स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि परिवर्ती प्रतिरोध की तरह उपयोग करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। ट्रांजिस्टर का स्विचिंग डिवाइस की तरह उपयोग किया जाता है अथवा परिवर्तित प्रतिरोध की तरह प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर का प्रयोग एम्प्लीफिकेशन में किया जाता है। सामान्य कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। एक साधारण द्विध्रुवी संधि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जन आधार और संग्राही भी क्षेत्रों अप मिश्रण सांद्रण डेड डैश के अनुसार बदलता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि एमीटर कलेक्टर बेस, एमीटर बड़ा होता है कलेक्टर से और कलेक्टर बड़ा होता है बेस से, आप इसे जरूर ध्यान रखें। जो कि यहाँ पर एक बार फिर से बताते हैं, एक साधारण ट्रांजिस्टर में एमीटर जंक्शन में सर्वाधिक डोपिंग की जाती है जबकि बेस में न्यूनतम डोपिंग की जाती है। यह दोनों के मध्य कलेक्टर की डोपिंग की जाती है। यह बाइपोलर जंक्शन की श्रेणी में आता है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। ट्रांजिस्टर चिन्ह के बाहर की ओर इशारा करने वाले तीर कहलाता है। राइट आंसर आपका है जो कि यहाँ पर एमीटर यानी ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, डायोड वाल्व की भांति ही 3 अर्धचालक खंडों वाली युक्ति ट्रांजिस्टर कहलाती है। इसमें 2 पीएन संगम होते हैं। ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, एमीटर बेस कलेक्टर इत्यादि होते हैं। इस प्रकार के जो कि देख सकते हैं, जो बाहर की तरफ तीर जिसमें निकला हो वो एनपीएन होता है, जिसमें अंदर की तरफ तीर होता है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, ये आप जरूर ध्यान रखें। अगला हमारा दिया गया है, प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच कितनी होगी। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए बैक पिच से कम, ये इसका सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच बैक पिच से कम होती है, जो कि इस प्रकार, जैसे कि जब वाइंडिंग लीड्स को कम्यूटेटर सेगमेंट के साथ एक इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि वे एक दूसरे को ओवरलैप न करें, वाइंडिंग के आगे बढ़ने की दिशा में ही बढ़ें।
यह तो वाइंडिंग प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहलाती है। इस वाइंडिंग में संयोजन में कम्यूटेटर पिच का मान +1 रखा जाता है, आप इसे ध्यान रखें। अगला है पश्च अंतराल यानी बैक की पिच शब्द आमतौर पर डेड डैश के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग, ये इसका सही उत्तर है। जैसा कि यहाँ पर हम देख लेते हैं, बैक पिच शब्द आमतौर पर डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। आर्मेचर के पीछे की ओर कम्यूटेटर के दूसरी ओर एक कॉइल की दो एक्टिव साइड के बीच दूसरी पिच बैक पिच कहलाती है। यह दूरी भी स्लॉट अथवा चालकों की संख्या के रूप में व्यक्त की जाती है। अगला है टेरॉयड एक डेड डैश होता है। राइट आंसर आपका है तार की एक कुंडलीकृत कॉइल होती है, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, रिले में विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि चुंबकीय का करते हैं, ये इसका सही उत्तर है। रिले में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कार्यरत होता है। रिले एक फॉल्ट सेंसिंग युक्ति है जो किसी भी अनैच्छिक परिस्थिति जैसे ओवर करंट आदि को ज्ञात कर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप होने की कमांड देती है। अगला है दोष मात्र के पूर्व निर्धारित मान पर पहुंचने पर रिले तुरंत काम करता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा जो कि निश्चित धारा बटे वोल्टता, ये इसका सही उत्तर है। अगला है फैन एयर सर्किट ब्रेकर में एक कक्ष कंटेंट के चारों ओर फिट होता है, चैम्बर को किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर आर्क सूट के नाम से जाना जाता है, ये इसका सही उत्तर है। प्लेन एयर सर्किट ब्रेकर में एक कक्ष कंटेंट के चारों ओर फिट होता है, चैम्बर को आर्क सूट के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में आर्क समान माध्यम के रूप में एयर प्रस्तुत की जाती है, आप इसे जरूर ध्यान रखें। अगला है यदि दो चालकों के बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण है तो उनके बीच धारा का प्रवाह क्या कहलाता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लघु परिपथ दोष, ये इसका सही उत्तर है। जो कि यदि दो चालकों के बीच इंसुलेशन दोषपूर्ण है तो उनके बीच धारा का प्रवाह को लघु परिपथ दोष कहते हैं। इंसुलेशन प्रतिरोध आमतौर पर 1 मेगा ओम रखा जाता है, इसे ध्यान रखना। अगला है एक सर्किट ब्रेकर के आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा डेड डैश पर निर्भर करती है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्क प्रतिरोध, ये इसका सही उत्तर है। चलिए फिर से एक बार देखते हैं। एक सर्किट ब्रेकर में आर्किंग अवधि के दौरान संपर्कों के बीच प्रवाहित होने वाली धारा आर्क प्रतिरोध पर निर्भर करती है। वास्तव में सर्किट ब्रेकर एक सुरक्षा युक्ति है जिसकी रेटिंग MVA या KVA में व्यक्त की जाती है, इसे आप ध्यान रखना। अगला एक सर्किट ब्रेकर में शून्य धारा पर आर्क वोल्टेज की तेजी में परम पर पहुंच जाता है और यह परम वोल्टेज आर्क के रूप में डेड डैश को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त होता है। सही उत्तर आपका हो जाएगा जो कि यहाँ पर धारा प्रवाह, ये इसका सही उत्तर है। चलिए, जैसे कि एक सर्किट ब्रेकर में शून्य धारा पर आर्क वोल्टेज में तेजी से परम पर पहुंच जाता है और यह परम वोल्टेज पर आर्क के रूप में धारा प्रवाह को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त होता है। ज्ञात रहे सर्किट ब्रेकर क्षमता KVA या MVA में व्यक्त की जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला है। ये आपकी प्रश्नों की श्रृंखला कहीं पर नहीं मिलेगी, जो कि हमने सभी टॉपिक को कवर किया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि